A very warm welcome you all in today's session of parenting. Myself, Dr. Raj Salunke. I'm a medical practitioner and I did my master's degree in clinical psychology and also PhD in emotional intelligence and parenting. So, since last 20 years, my favorite subject is uh, about parenting and students, their emotional intelligence, and what emotional intelligence is required for parents and children. And with this topic, I had delivered lectures and seminars in different part of India and abroad also. So once again, I welcome you all in today's session of parenting. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो पेरेंट्स पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं यहाँ पे कर दूं कि पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज करता हूँ कॉन्शियस पेरेंटिंग। समझ के पेरेंटिंग करना, जान के पेरेंटिंग करना, बाय नोइंग यू हैव टू एक्ट लाइक अ पेरेंट, और वी शुड रिमेन इन अवेयरनेस ऑफ बीइंग पेरेंट। तो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे के लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एज अ पेरेंट, मदर एंड फादर दोनों का भी रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट अर्ली चाइल्डहुड। दैट मीन्स द पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू द 6 ईयर ऑफ लाइफ। जब आप न्यूज़ पहली बार सुनते हो प्रेगनेंसी की, तो वहां से लेके, तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है और वो 6 साल का हो जाता है, तब तक का जो पीरियड है, तो साइंटिस्ट का कहना है कि दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बच्चे के लिहाज से भी ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या है, एज अ मदर मेरा रोल क्या है, एज अ फादर मेरा रोल क्या है, और वो कैसा डेफिनेट इम्पैक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ के ऊपर, पर्टिकुलरली ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, ये आज के सेमिनार में हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस सेमिनार इज अबाउट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। What is early childhood development? So, early childhood is a critical stage of development that forms the foundation for children's future well-being and learning. जो भी फ्यूचर में बच्चा सीखने वाला है, that is not only about the book knowledge or academic knowledge, but here we are dealing with his personality, how he will behave in society, how he will maintain the relations in family and friends and society। वो कैसे बात करेगा, उसको कितना गुस्सा आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, उसने सब लोगों को किस तरह से समझ के लेना चाहिए। ही मस्ट हैव दैट एम्पैथी एंड सिंपैथी विथ अदर्स टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। ये सारी बातें इसमें हम कंसिडर करेंगे जो आने वाला उसका फ्यूचर लाइफ है। रिसर्च हैज शोन दैट हाफ ऑफ अ पर्सन्स इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड बाय एज 6। तो आज के सेमिनार का हमारा मेन पॉइंट ही ये है कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 6 ईयर में मोर देन हाफ डेवलप हो जाता है। एंड दैट अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस कैन हैव द लास्टिंग इफेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, पर्सनैलिटी एंड सोशल बिहेवियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप डायरी या पेन लेके बैठे हैं, तो एक एक कीवर्ड आप उसमें लिखें। माय फर्स्ट कीवर्ड विल बी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सेकेंड इज पर्सनालिटी, एंड थर्ड इज social behavior. To understand this subject, you must
be acquainted with some words and some vocabulary. Some particular words are very important in parenting. So, intellectual capacity, personality, and social behavior. So, फर्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में हम कंसीडर करेंगे कि जो भी एकेडमिक नॉलेज है, बच्चा आगे चल के जो रीडिंग करने वाला है, राइटिंग करने वाला है, लिसनिंग करने वाला है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेज है, दिस कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। नॉट ओनली दिस बट वो जब जब भी कोई डिसीजन लेगा, बिहेव करेगा, उसको उस डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला जो नॉलेज है, जो लॉजिक है, हाँ, वो सब जो डेवलप होने वाला है उसके लिए ये आपका अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन बहुत आपको हेल्प करेगा। फिर हमने देखा था सोशल बिहेवियर बच्चे का आफ्टर 6 ईयर। तो आगे के लाइफ में जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, तो सोशल बिहेवियर में हम लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके नेचर अलग अलग होते हैं, उनके कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, अ, जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, कोई मन में गुस्सा पकड़ के बैठता है, या फिर कुछ 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक किसी को माफ नहीं करता है। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स फर्स्ट 6 ईयर में फॉर्म हो जाते हैं। तो इसको मैं कहूँगा आपका सोशल बिहेवियर। नॉट ओनली दिस, बच्चे का इमोशनल बिहेवियर भी इसी में आता है। और अंडरस्टैंडिंग, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, यू कैन राइट दिस वर्ड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive is the word, cognition is the process of understanding, and every individual has his own cognitive style, उसको cognitive style बोला जाता है। सपोज मैंने अभी आपसे कुछ कहा और कुछ अपशब्द मैंने आपसे कहे, तो आपका ब्रेन उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, और आप मुझे शांति से रिएक्ट करोगे, या फिर एग्रेसिवली रिएक्ट करोगे, या फिर आप रिटर्न में बैड वर्ड यूज करोगे, या फिर बहुत सोच समझ के 2 दिन के बाद आप मुझे आंसर दोगे। हर एक का एक पैटर्न होता है टू अंडरस्टैंड द थिंग, टू प्रोसेस इट, टू मेमोराइज इट, एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। उस पर मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, बच्चा स्कूल में, उसके फ्रेंड्स के साथ, क्लास में, टीचर्स के साथ, सोसाइटी में, रिलेटिव्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उसका नेचर कितना ओपन नेचर है, कितना कम्युनिकेटिव है, कितना फ्रेंडली है, और क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, इन सारी चीज़ों को वो बच्चा किस तरह से एक्सेप्ट करता है, और वैसा करके खुद को हैप्पी रखना, किस तरह से वो खुद को हैप्पी रखता है, खुद के इमोशंस को पहचानता है, ये सब कॉग्निटिव स्टाइल में आएगा। एंड एवरीथिंग इन दिस, दैट एवरीथिंग इज showing impact over this cognitive styles. सो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बच्चे का पर्सनालिटी, और सोशल बिहेवियर, ये 3 चीजें हमने देखी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ 6 ईयर चाइल्ड। हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो 1 ईयर के एज तक, वन एंड फ्रॉम 1 to 1.5 ईयर, बच्चा लैंग्वेज का सेंटर्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे हम बच्चे को एवरी डे 5 न्यू वर्ड्स हम उसको सिखा सकते हैं। और बच्चे का एक्सप्रेशन है, जो बच्चा, कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे कम्युनिकेटिव है, कुछ बच्चों में फियर होता है, डर होता है, ये सारे एक्सप्रेशन 1.5 ईयर्स तक आते हैं। उसके बाद 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो उसमें मोटार स्किल्स, जैसे अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ना, पेंसिल है, पेन है, ब्रश है, मोटार स्किल्स डेवलप होते हैं 2 ईयर्स। देन 2.5 ईयर्स कॉग्निटिव स्किल की जो मैं बात कर रहा था। कॉग्निटिव मीन्स हम कुछ बोल रहे हैं और वो उसको समझ रहा है। हमने कहा कि बेटा, यहाँ पर आपको हार्म हो सकती है, यहाँ पर इंजुरी हो सकती है, यहाँ पर बर्न हो सकता है, यहाँ पर टच मत करो।
तो वो टच नहीं करेगा, मतलब उसको समझ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उसको समझ रहा है। दैट इज कॉग्निटिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो स्टेज होती है जहां हम प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी नर्सरी क्लास में बच्चे को रखते हैं। तो यहाँ स्कूल और पेरेंट दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी बच्चे का कॉग्निशन फैकल्टी तो ऑन हुआ है, बट हम उसके लिए क्या करें, हमारा रिस्पॉन्स प्रॉपर होना चाहिए। सपोज एक बच्चा है जिसको आपने प्री प्राइमरी स्कूल में रखा ही नहीं और वो ऐसे ही 6 साल का हो गया है, तो उसको वो सब कॉग्निटिव स्टिमुलेशंस बाहर से मिलेंगे ही नहीं। जो एक्टिविटीज उसके साथ करने हैं, उसके ब्रेन को ट्रेन करना है, वो सब चीज़ें जो स्कूल में हो सकती है वो उसके साथ नहीं होगी। तो आगे आने वाले लाइफ में उसको कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो एप्लीकेशन स्किल्स उसमें आ जाते हैं, जो भी लर्न किया है उसको कैसे अप्लाई करे। उसमें क्रिएटिविटी है, वो अलग अलग एक्टिविटीज कर सकता है। सपोज पेपर है और पेपर से अलग अलग कुछ चीज़ें बनानी है, ड्राइंग ड्रॉ करना है, कलरिंग करना है। तो 3 साल तक बच्चा वो सीख जाता है। ऑफ कोर्स उसके साथ में वो गुड मैनर्स भी सीख जाता है। यहाँ पर एक और स्लाइड मैंने आपके लिए रखी है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। तो अबाउट मैथ्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 6 ईयर में हम उसको सिखा सकते हैं काउंटिंग, नंबरिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, ये हम उसको सिखा सकते हैं। लैंग्वेजेस में फोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट 6 ईयर में अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चूज कर रहे हो तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पार्ट उसका फोनिक एंड वोकल में आ जाता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने से पहले उसको मैक्सिमम वर्ड्स, जो कॉमन वर्ड्स है लाइफ में यूज होने वाले, वो मैक्सिमम वर्ड्स का करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, रीडिंग। आज की जनरेशन में जिसको हम अल्फा जनरेशन बोलते हैं, इसके पहले जनरेशन जी थी। तो जो बच्चे आफ्टर 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको हम जेन जी बोलते हैं। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने से पहले ही बच्चा फोनिक्स सीख जाता है, उसको प्रोनाउंस करना सीख जाता है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सारी आर्ट्स जो हैं ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल है एज अ स्कूल टीचर एंड एज अ पेरेंट। दोनों का मिल के रोल है और यहीं पे हमको कॉन्शियसली वो रोल प्ले करना है। सेंसरी लेवल पे अगर हम देखें तो बच्चे साइजेस एंड शेप्स, कंपैरिजन, देन सीक्वेंसिंग, डिफरेंट कलर्स, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। फिर कलरिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड डांसिंग पर्टिकुलरली। Dancing is a very important creative quality by which your brain, your cerebellum learns the different patterns, because all our activities, जो भी डांस, एक क्लासिकल डांसर का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डांस हो तो वो सब डांस उसके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो म्यूजिक एंड डांस ये भी प्री प्राइमरी स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देन डेली लिविंग है, ग्रेस एंड कर्टसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बेसिक बिहेवियर होता है जो अप टू द 6 ईयर में आपको बाद में सब बताऊंगा कि उस लेवल को उस बच्चे ने अचीव कर लेना चाहिए। कि मेरा एक मिनिमम बिहेवियर लाइन कैसे होनी चाहिए, घर में कैसा होना चाहिए, विद फैमिली कैसा होना चाहिए, आउटसाइड द हाउस कैसा होना चाहिए, स्कूल में कैसा होना चाहिए। ये सब मैनर्स हम उसको 6 साल तक उस बच्चे को सिखा सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट and important and rapid period of development in human life, and the years from conception through birth to 6 year of age are critical to the complete and healthy cognitive, emotional and physical growth of children. दूसरे वर्ड्स में फिर से मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखा है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सारे साइंटिस्ट क्या सोचते हैं
हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल, हेल्दी कॉग्निटिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल है, फिजिकल ग्रोथ भी है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा अबाउट हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल। प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल है, इट मीन्स एक फैमिली में मुझे रहने के लिए हाउ आई शुड बिहेव विथ माय वाइफ, हाउ आई शुड मेंटेन रिलेशंस विथ माय पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, माय ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ और माय सिस्टर एंड सिस्टर चिल्ड्रन। तो सोसाइटी में ऐसे कई सारे रिलेशंस होते हैं हमारे, और यहाँ पर हमको हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमको चाइल्डहुड में सिखाया जाना चाहिए। अब आप लोग देखेंगे कि पहले ये सब नहीं होता था। अभी जो लोग 30s 40s 50 में हैं, तो इनको वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं मिला है, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि जो अभी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके अंदर उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्राइम्स बढ़ गए हैं, मर्डर रेट बढ़ गया है, डाइवोर्स का रेट बढ़ गया है। सोशल बिहेवियर में एक लड़का और लड़की, अ, इनके बीच में डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। और आफ्टर मैरिज ऑल्सो एक जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी जो बहू होती है, उनके अंदर की रिलेशन आप देखो, एक बेटा और पिताजी, इनका जो रिलेशन होता है, एक दूसरे को कैसे समझे। अगर सामने वाला कोई सेंटेंस बोल रहा है, तो उसको मैं कैसा अपने विजडम के साथ मैं कैसे समझ सकता हूँ। विजडम मीन्स हिंदी में हम क्या कहेंगे उसको, विवेक के साथ। नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजों से हमको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मुझे पिताजी का गुस्सा आया, मुझे माता जी का गुस्सा आया, और मैं घर छोड़ के मैं अलग रह रहा हूँ। या फिर मेरी वाइफ का और मेरी मम्मी का, दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों में झगड़े होते हैं। या फिर मैं किसी मेरे फ्रेंड से बात नहीं करता हूँ, मैं 10 साल से उसके साथ बात नहीं करता हूँ। या फिर मुझे प्रॉब्लम आती है मेरे बॉस के साथ बिहेव करने में। मुझे मेरी प्रॉब्लम आती है कोई अगर मेरा ईगो हर्ट करता है। अ, कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर है ना, आपका हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। इस बच्चे को हम ट्रेन करेंगे, इसको हम सिखाएंगे कि इन सारी चीजों के साथ सोसाइटी में किस तरह से जीना है, इनका करेक्ट मीनिंग लगा के हमारा प्रॉपर रिएक्शन क्या होना चाहिए, जिससे कि हम इन सारी सिचुएशन के साथ अपना एक बैलेंस यहाँ पे बना के रख सके। दैट इज कॉल्ड एज हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल। तो रुक रुक के मैं आपको एक एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज नोट डाउन द कीवर्ड। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आजकल हम यूट्यूब के ऊपर एक कुछ सुनते हैं और फिर 20 मिनट में वो खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरा वीडियो लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप ऐसा समझ के करो कि इसको आप प्रॉपरली, ये क्लास आप अटेंड कर रहे हो, और इस क्लास के लिए आपने 10,000 रुपीज अलग से आपने पे किए हैं, तो आप नोट्स निकाल रहे हो, है ना। सोशल मीडिया का यूज अलग अलग तरीके से होता है। एक वो होता है जो एज ए स्टूडेंट उसको लर्न कर रहा है, और दूसरा वो होता है जो एज अ एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट हेल्दी कॉग्निटिव स्टाइल, देन इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। फिर वही बातें जो मैंने पहले आपको बताई, द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन बीइंग्स इन द प्रीनेटल स्टेज एंड कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ। तो सेम पॉइंट आपको दोबारा याद रखना पड़ेगा। जिसका ये फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड चाइल्ड है, कोई सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो वो ध्यान रखे कि प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड, अ स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो दिन होते हैं, जो 9 मंथ होते हैं, वो उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहेंगे। और आफ्टर बर्थ हम वर्ड यूज करेंगे पोस्टनेटल। तो वो पार्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरा अलग से सेशन होगा, जिसमें हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं कि वो जो 9 मंथ होते हैं, उस 9 मंथ में फादर का रोल क्या होता है, मदर का रोल क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और
मैंने कैसे एक्टिविटीज करनी चाहिए जैसे मेरा मन शांत रहे और मेरी विचारों को मैं किस तरह से कंट्रोल करूं। उस समय एज अ मदर मैंने क्या सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत डीप इम्पैक्ट होता है और उसी को हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। और इंडियन फिलोसॉफी में तो 5000 ईयर्स से भी पहले पतंजल योग शास्त्र के समय इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो प्रीनेटल स्टेज वो होती है। खैर अभी तो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हो सकता है कि किसी का बेटा बेटी 2 इयर्स के हो, 3 इयर्स के हो, 4 इयर्स के हो, तो जहां से भी जो लर्न कर रहा है वो उसको वहां पे आगे उसको अप्लाई करे। ऑल्दो सेल फॉर्मेशन इज वर्चुअली कंप्लीट बिफोर बर्थ, a newborn baby has about 100 billion brain cells. Brain maturation and important neural pathways and connections are progressively developed after birth in early childhood. एक एक स्लाइड में मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा। इस पॉइंट में हम क्या कहना चाहते हैं कि ब्रेन सेल्स जो है वो कंप्लीट एक बच्चे की ग्रोथ जैसे हो जाती है तो उसके ब्रेन के उस बच्चे की ब्रेन में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने यह देखा है कि जैसे एज इफ आप ऐसा इमेजिन करो कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और वो सपोज उसका 100 GB उसका कैपेसिटी है। लेकिन अभी वो हार्ड डिस्क खाली है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और पता नहीं है कि आप उस कंप्यूटर को कैसे यूज करने वाले हो सकता है कि आप उसमें ऐसा इंफॉर्मेशन लोड करो जिसमें पूरा मेडिकल इंफॉर्मेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा और वो एक डॉक्टर के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर रहेगा। या फिर हो सकता है कि उसको आप एक बैंक, उसमें पूरा बैंक का इंफॉर्मेशन आप लोड करो, वो कंप्यूटर वैसे ही वर्क करेगा, वैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। तो न्यूरल पाथवेज उसी को बोला जाता है कि न्यूरल पाथवेज मीन्स जो बेसिक यूनिट है हमारे न्यूरो एनाटॉमी का, न्यूरो फिजियोलॉजी का, दैट इज न्यूरॉन। और न्यूरॉन में क्या है ना, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। और ये न्यूरॉन सिनेप्सेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और ये पाथवेज बन जाते हैं। और डेंड्राइट्स मीन्स उसके ब्रांचेस होते हैं। तो थोड़ा सा एक मैंने सोचा कि जनरल नॉलेज में आपको बता दूं। तो सपोज अभी अ, आपका बच्चा नर्सरी में है और उसको डेली हम 5 न्यू वर्ड्स का फीडिंग दे रहे हैं और उसका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो पर्टिकुलरली उस बच्चे में उसके जो न्यूरॉन है, न्यूरल पाथवेज है, डेंड्राइट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और वो सब डेटा रिस्टोर करेंगे, मेमोराइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। सपोज अप टू द एज ऑफ 6 ईयर हो सकता है कि वो 5000 वर्ड्स वो बच्चा लर्न करे, ये हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो होता है उसका इमोशनल बिहेवियर, जो इमोशनल पैटर्न्स हैं वो भी उसके न्यूरल पाथवेज फिक्स कर रहा है। उसे कितना हंसना चाहिए, कितना खेलना चाहिए, कितना गुस्सा होना चाहिए, कितना रोना चाहिए, कितना डरना चाहिए, इसको भी आप उसी लेवल से देखो जिस लेवल से आप वर्ड्स को देख रहे हो, नंबर्स को देख रहे हो। इन सबको हम कहेंगे उसके न्यूरल पाथवेज। और फिर ये जो न्यूरल पाथवेज हैं ये फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ में डेवलप हो जाते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो important neural pathways and connections are progressively developed after birth in early childhood। तो ये सब डिपेंड करेगा कितना अच्छा स्टिम्युलस आप उस बच्चे को देते हो और उस स्टिम्युलस से ही उसका ब्रेन ग्रो होगा। हमारा ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसका आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना अच्छी तरह से डेवलप होगा। देयरफॉर अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड इन डेवलपमेंट
where environment actually has an important impact on determining how the brain and central nervous system grows and develops. कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुक के सोचते हैं। क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, इसमें एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, माय सराउंडिंग एटमॉस्फियर। मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, जिन लोगों के साथ रहता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट मीन्स नॉट ओनली अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और उस घर की दीवारें, वॉल्स, रूम्स, फर्नीचर, टेलीविजन, इतना ही एनवायरनमेंट नहीं तो सोशल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। एज अ चाइल्ड, जब मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मेरे घर में क्या क्या होता है। क्या मेरे घर में सुबह सब जल्दी उठ रहे हैं? क्या सब योगा प्राणायाम कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई पूजा होती है, आरती होती है, मंत्र, ओंकार मंत्र का चैंटिंग होता है, गायत्री मंत्र का चैंटिंग होता है, और मेरे पापा मम्मी एक दूसरे के साथ बहुत हंस खेल के बातें करते हैं, और बहुत ही हेल्दी हैप्पी सा एटमॉस्फेयर है, और सब लोग इकट्ठा होके एक साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं। किस तरह से क्या है आपका वो एनवायरनमेंट, तो वो डिटरमाइनिंग इफेक्ट कहा है। डिटरमाइनिंग म्हणजे निश्चित परिणाम, नक्की होणारा परिणाम, दैट इज अ डिटरमाइनिंग इफेक्ट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलें आगे। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स and the number of connections among them, but also the way these connections are wired. This is very important. इसके लिए कुछ डायग्राम्स है मेरे पास, ये देखिए। हमारा ब्रेन जो ऊपर का पार्ट है, विच इज सेरेब्रम, इट इज इन दिस फॉर्म। टू हेमिस्फेयर्स आर देयर। हेमिस्फेयर मीन्स हाफ सर्कल्स, दैट इज राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। एंड जो वायरिंग ऑफ ब्रेन, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स दिखाई गई है, और इसी तरह से न्यूरॉन भी होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि ये एक सिंपल, एक कॉमन इंडिविजुअल बच्चे का ब्रेन आपके सामने है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये सब मिलके उसका फैमिली, फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, उसके सामने जो भी बिहेव कर रहे हैं, और इस साइड में बच्चे का ब्रेन है, तो ये जो भी स्टिमुलस उसको दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से इधर डिजाइन फॉर्म हो रहा है और इधर चेंजेस हो रहा है। आप एक्स स्टिमुलेशन देंगे तो यहाँ पर वाई चेंजेस होंगे। यहाँ पे आप 2x स्टिमुलेशन देंगे तो यहाँ पे 2y चेंजेस होंगे। तो एवरीथिंग इज इंटरमिंगल्ड विद दिस अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, और एक पॉइंट मैं आज के सेमिनार में आपको क्लियर करूंगा कि अ, उस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करना है, मीन्स हमको क्या देखना है। तो हमको बेसिकली पता होना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। यहाँ पर जिस तरीके से हमने इसको रखा है, राइट एंड लेफ्ट, दो हेमिस्फेयर्स दिखाए हैं, और एक हेमिस्फेयर जो होता है वो ऐसे दिखता है फ्रॉम मीडियल साइड। यहाँ पर आपका सेरेब्रम है, और सिरेबेलम है, पॉन्स है, मेडुला है, यहाँ पर मिड ब्रेन है, और थोड़ा ऊपर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का पोजीशन है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन सब का हेल्दी डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So, according to the left brain, right brain dominance theory, the right side of the brain is best at expressive and creative task. तो नेचर ने जो दो पार्ट्स हमको दिए हैं, तो उसमें से जो राइट साइड है, मतलब दिस हेमिस्फीयर, ये जो राइट साइड है, दैट इज फॉर रिकॉग्नाइजिंग फेसेस एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस। पर्टिकुलरली जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा, सपोज कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशनल है, आंखों में जल्दी पानी आ जाता है, हाँ,
रोमांटिसिज्म है, ऐसे लोग राइट ब्रेन डोमिनेटिंग होते हैं और इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। जिनको म्यूजिक पसंद है, रीडिंग इमोशंस है, कलर्स में जिनको इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इंट्यूटिव पीपल, एक्टिविटीज करने वाले कलाकार, ये सब इनका जो ये राइट राइट ब्रेन डोमिनेंस होता है। और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी अडॉप्टेड एज अ टास्क दैट इन्वॉल्व लॉजिक, लैंग्वेज एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ग्रॉसली आप बोल सकते हो कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपका एकेडमिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकेडमिकली ऐसे बच्चे जिनको वो क्वेश्चन का आंसर वैसे कि वैसे याद रह जाता है, पूरा पैराग्राफ याद रहता है, वर्ड्स उसके मेमोरी में बहुत अच्छे याद रहते हैं, वो आंसर अच्छे से लिख सकता है। एनालिटिकल थिंकिंग में मैथमेटिक्स उसको इजी जाता है, होशियार है बच्चा। तो ये जो आजकल का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ये बैठता है, ये लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट डोमिनेटिंग है। सपोज मदर या फादर उन दोनों में से कोई इस तरह से होगा और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा, स्कूलिंग में उसके परसेंटेज अबाउ 90 95 ऐसे रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है। दूसरा, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग लोग क्या होते हैं ना, ज्यादा करके प्रैक्टिकल सोचते हैं, भावनाओं को, इमोशन को एक साइड में रख के बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक लड़की को सपोज शादी करनी है तो बहुत ही प्रैक्टिकली वो सोचेगी, इमोशन से ज्यादा। अब शादी करना सबके लिए कॉमन बात है, सबके लिए जरूरी बात है, लेकिन ये लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग वाले सब पूरा एक सोशल सर्कल सोचेंगे, वो सामने वाला पर्सन कितना एजुकेटेड है वो सोचेंगे, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो सोचेंगे, उसका जॉब, उसका सैलरी कैसा है वो सोचेंगे, और फिर कंपैरेटिवली स्टडी करके वो शादी करेगी। उसके लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जो भी हस्बैंड है वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए, उसने मुझे बहुत प्यार करना चाहिए, वो हीरो के जैसा, मॉडल के जैसा दिखना चाहिए। और सिर्फ उतना नहीं सोचेगी, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। कुछ बार तो ऐसा भी हो जाएगा कि ठीक है, वो हस्बैंड दिखने में थोड़ा प्लस माइनस भी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो इनका डिसीजन प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। The left brain is often described as being better at the language and logic and critical thinking, numbers and reasoning। ये मैंने आपको बता दिया। ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स लेंगे, बट जस्ट आई इन टुडेज लेक्चर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विथ दिस जनरल नॉलेज दैट what is my role and what is going to happen in my child's brain, what changes occurs, मेरे बच्चे का ब्रेन कैसे होता है और मुझे क्या क्या स्टिमुलस उसको देने चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पे रखी है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है लॉजिकल साइड, एनालिटिकल, लीनियर, वर्बल, फैक्चुअल, सिक्वेंशियल, है ना। जो भी आर्किटेक्ट होते हैं या मैथ्स है, ज्योमेट्री है, ये सब। और इधर क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, आर्टिस्टिक है, नॉन वर्बल है, इमोशनल है, इमेजिनेटिव है। हाँ, जो राइटर्स होते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन से पूरी की पूरी कहानी क्रिएट करते हैं, पूरे किरदार क्रिएट करते हैं, वो भी राइट ब्रेन डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ मैसेज क्या है कि मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्शियस पेरेंटिंग और कॉन्शियस टीचिंग फॉर टीचर्स, कि मुझे इन सब चीजों के बारे में अब कॉन्शियस होके मुझे उसको टीचिंग देना है। तो फर्क पड़ता है इन सब चीजों को जाने बगैर उस बच्चे को ग्रो करना, और अब इसको जान के प्लानिंग करके इन सारी चीजों का स्टिमुलस हम उसको दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आता है, दैट इज योर इमोशनल ब्रेन, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं कि क्या है वो इमोशनल ब्रेन। हमारे ब्रेन में कौन से वो पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे रोना आता है, मुझे डर लगता है, या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर मेरे गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हमारे बच्चे में हम कैसा चेंज कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन लेवल कैसा बढ़ा सकते हैं, उसका
एनालिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें अबाउट इमोशनल ब्रेन हम आने वाले सेमिनार में देखने वाले हैं। टू कंक्लूड, आज के सेमिनार को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो एज अ पेरेंट मुझे आपको यही बताना था कि सबसे पहला फोकस हमने उन चीज़ों के ऊपर रखा कि ये जो भी न्यूरल डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 6 ईयर में मैक्सिमम हो जाता है। एंड इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म, एक बेस फॉर्म होता है। सपोज कोई बस स्टैंड है, बस स्टैंड में जो प्लेटफॉर्म्स है और वहाँ पे 100 बसेस खड़ी करनी है, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो स्पेस चाहिए, जो डिजाइनिंग चाहिए, वो सब डिजाइन पहले रेडी रहता है और फिर बस आके वहाँ पे रुकती है। इस बच्चे के बारे में वैसा ही होता है कि 6 सालों तक उसकी जो न्यूरल कनेक्शंस है, सिनेप्सिस है, वो मैंने रेडी रखे। अब हो सकता है कि वो 14 ईयर्स का हो जाए, 16 ईयर का हो जाए, उस समय का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, तो दे आर लाइक कमिंग इन्फॉर्मेशन जो बसेस आ रही है। लेकिन उसका ब्रेन हमने इतना स्ट्रांग बना के रखा हुआ है कि उसकी स्ट्रेंथ है उतनी, तो वो उतना नॉलेज, उतना इंफॉर्मेशन, उतना डेटा वहां पर लोड कर सकता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि सपोज अगर मुझे मेरा मसल पावर अच्छा करना है, मेरे बाइसेप्स अच्छे करने हैं, और मैं अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ 1 साल तक, तो डेफिनेटली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसे मसल्स अच्छे डेवलप होंगे। और फिर आप 1 साल के बाद जब मुझे बताओगे कि सर ये 50 kg का वेट आप उठा के दिखाओ, 100 kg का वेट उठा के दिखाओ, तो उठा सकते हैं। तो उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमने पहले से ही क्रिएट किया है। ये एक चीज मैंने आज क्लियर की आपको। दूसरा, एज अ पेरेंट आपका रोल क्या है वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर किया है। अभी नेक्स्ट सेमिनार में वो रोल आते जाएंगे। यहाँ पर आज इतना काफी है कि आप एक इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल एनवायरनमेंट सराउंडिंग बच्चे के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। आज के सेमिनार के बाद हस्बैंड वाइफ बैठ के सोचेंगे कि मुझे किस तरह से बिहेवियर। आज के सेमिनार के बाद आप ये सोचोगे दोनों बैठ के कि सर ने मुझे ये बताया कि हमारा जो बिहेवियर है दोनों का, एज अ पेरेंट, हस्बैंड वाइफ का, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। और कल तक, शादी होने तक, जो भी मेरा पर्सनालिटी था, जो भी उसमें प्लस माइनस था, वो अलग बात थी। अब पेरेंट, मेरे नाम के आगे अगर पेरेंट लगना है, तो डेफिनेटली ये बहुत अलग होगा एक उस यंग लड़के से या यंग लड़की से जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी, कॉलेज करती थी, स्टडी करती थी, एग्जाम देती थी। उन सब से एज अ पेरेंट मुझे मेरी डायरी में लिखना होगा कि मेरे सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या है, और मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ बच्चे के सामने, और जैसे मैं बिहेव करूंगी वैसे ही उसके भी न्यूरल पाथवेज बनेंगे। दूसरा, स्कूल के साथ मिलके उसके ब्रेन को मुझे क्या क्या स्टिमुलस देना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंग्लिश का, इंग्लिश वर्ड्स का, फोनिक्स का, 5 वर्ड्स डेली, न्यू वर्ड्स उसके सामने हम कैसे कहें, उसका भी पार्ट आता है। फर्स्ट 6 ईयर में ऐसा बोला गया है कि बहुत आइडियल से आइडियल ट्रेनर, मेंटोर अगर आपको मिले, तो वो बच्चा 3 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है पहले 6 सालों में ही। अगर आप चाहो तो उसको इंग्लिश के साथ साथ मराठी, हिंदी, या फिर जापानीज, फ्रेंच, ऐसी लैंग्वेज भी सिखा सकते हो। तो उसकी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है। ये आज का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज, अगर विदाउट दिस सेमिनार हम वैसे भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आप देखना कि 6 साल का होने तक एक एवरेज बच्चा, उसकी फैमिली में 500 सिर्फ वर्ड्स होते हैं, और वो भी उनका एक लोकल लैंग्वेज होता है। उस लोकल लैंग्वेज में, उसमें भी कुछ वर्ड्स करेक्ट होते हैं, कुछ करेक्ट नहीं भी होते हैं। तो 400 to 500 वर्ड्स ही लर्न करता है, क्योंकि रिपीटेडली हम उसका लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, उस समय हम उसको वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करूंगा। और इसका जो पूरा प्लानिंग है, पूरा 6 साल तक का, वो पूरा प्लान मैं आपको दूंगा। ये जो लेक्चर है, ये सिर्फ आज के लिए, आज के 20 मिनट्स के लिए नहीं है।
ये लेक्चर पूरा एक कंप्लीट होलिस्टिक प्लान का छोटा पार्ट है। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो आप इसी तरह से मेरे साथ में चलते रहे। और आपके कुछ डाउट्स है सपोज, तो आप डाउट्स डायरेक्टली भेज सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो: 98229403। 98229403। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स डाल सकते हो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।